क्या अंडा कोलेस्ट्रॉल के जो मरीज हैं उनकी वैल्यूज हाई रहती है तो वो खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं? क्या काजू खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है? चिकन है, फिश है, रेड मीट है, तो क्या इन सब को खाने से भी कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है? और जो लोग जैसे घी हो गया, बटर हो गया या फिर अलग अलग तरह के कुकिंग ऑयल्स लेते हैं, तो क्या इन सब से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है? और इसमें सबसे सेफेस्ट ऑप्शन क्या है हमारे लिए? तो अगर कोई हमारे पेशेंट या ऑडियंस इस वीडियो को देख रही हैं, कोलेस्ट्रॉल उनका हाई रहता है, कोई ऐसी मात्रा है कि एक हफ्ते में कितनी समोसे, कितने कचौड़ी या कितने ब्रेड पकौड़े वो खा सकते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल। एक्चुअली एज ए डॉक्टर आपको भी मन करता है कि कभी कभी खाएं, लेकिन तो बार बार हीट करना सबसे डेंजरस है। अगर आप किसी भी चीज़ को मानोगे तो सबसे खराब क्या है? रीहीटेड ऑयल। क्योंकि जितनी बार आप उसको हीट करोगे उसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है, उसमें ट्रांस फैट्स आ जाते हैं और वो प्रो इन्फ्लामेटरी होता है। तो अगर कोई ऐसा फिक्स रूटीन सेट कर ले हम कि एक दिन में हम कितने हजार स्टेप्स चलेंगे तो इससे हमारे शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा? जैसे 6 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में 6 किलोमीटर। तो आप मानो कि आधे घंटे में हम 3 किलोमीटर चलते हैं, तो हम एवरेज एक्सरसाइज बोलते हैं 30 मिनट्स पर डे फॉर एटलीस्ट 5 डेज अ वीक। कोलेस्ट्रॉल को टेस्ट करने के लिए लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होता है जिसमें 4 वैल्यूज दी जाती हैं। इन चारों की वैल्यूज जो हैं वो कितनी सही होनी चाहिए अगर हम कोई लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करने जा रहे हैं? तो उनमें टोटल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा लेस देन 200 होनी चाहिए, ट्राइग्लिसराइड लेस देन 150 होनी चाहिए, बैड कोलेस्ट्रॉल जो कि एलडीएल होता है वो लेस देन 100 होना चाहिए, और एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल वो अबव 40 इन मेल्स एंड अबव 55 इन फीमेल्स। अच्छा। ये आइडियल वैल्यूज हैं। अर्जुन की छाल हो गई, अश्वगंधा हो गया, या कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स वगैरह बोले जाते हैं हर्बल कि आप अगर ये खाएंगे तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल है बैड वाला वो निकल जाएगा। है सच्चाई इस बात में? हमारी मेडिसिन के साथ वो इंटरैक्ट कर सकती है। अच्छा। अब मान लो कि अर्जुन की छाल है जिससे बोलते हैं कि ब्लड भी पतला होता है। हाँ। अब आप ब्लड थिनर इधर से भी ले रहे हो तो डबल पतला हो जाएगा। फिर क्या होता है कि ब्लीडिंग रिस्क बढ़ेगा। क्या आप रोज अंडे खाते हैं? क्या आपको काजू, घी, मक्खन ये सब खाना बहुत ज्यादा पसंद है? आप नॉनवेज भी बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं लेकिन डरते हैं कि कहीं इससे मेरा कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ा है? और अगर आपने कोलेस्ट्रॉल के लिए लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराया है तो उसमें क्या आपका एलडीएल, ट्राइग्लिसराइड और टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और जो एचडीएल यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल है वो कम है, और आप चिंता में हैं कि कहीं मेरे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने तो नहीं लगी है? क्योंकि देखिए कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक साइलेंट डिजीज के नाम से जाना जाता है। आपको सिम्टम्स नहीं आएंगे लेकिन धीरे धीरे अंदर ही अंदर आपकी जो आर्टरीज हैं वो ब्लॉक होते रहती हैं, जो अल्टीमेटली आगे चल करके लंबे समय में हार्ट अटैक का एक कारण बन सकती हैं। तो अगर ऐसे में आप चाहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को लेकर के आपके मन में जितने भी धारणाएं हैं, जितने भी सवाल हैं, उन सभी का आपको जवाब मिल पाए, उसकी वैल्यूज कैसे हम सही कर सकते हैं, अपनी डाइट में क्या शामिल कर सकते हैं, क्या कट डाउन कर सकते हैं, तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हम कोलेस्ट्रॉल पर ही हर एक डिटेल जानने और समझने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में मौजूद हैं डॉक्टर आशीष कुमार गोविल, जो कि एसोसिएट डायरेक्टर है इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, मैक्स हॉस्पिटल्स। तो डॉक्टर सबसे पहले तो सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि आपने बताया कि कोलेस्ट्रॉल को लेके काफ़ी सारी धारणाएं हैं और हमें पता है कि कोलेस्ट्रॉल खराब है हमारे लिए और उसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए ताकि हमें हार्ट डिजीजेस ना हो। बिल्कुल। तो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल क्यों बनता है शरीर में, कोलेस्ट्रॉल आता कहाँ से है? तो कोलेस्ट्रॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बॉडी के लिए जिसकी ज़रूरत है बॉडी को। एक्चुअली में कोलेस्ट्रॉल बहुत सारे हार्मोन्स, ब्रेन फंक्शन और कई तरह के केमिकल्स के प्रोडक्शन के लिए यूजफुल है बॉडी में। तो इसीलिए हमारी बॉडी कोलेस्ट्रॉल बनाती है, लेकिन हम कोलेस्ट्रॉल बाहर से भी लेते हैं डाइट के तौर पे। तो इसमें क्या होता है कि एक रेशियो होता है कोलेस्ट्रॉल का, जो 70% कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी बनाती है और 30% हम बाहर से लेते हैं कंजम्पशन के तौर पे, जो कि नॉन वेज प्रोडक्ट्स में होता है। स्पेशली हम बात करें तो एनिमल फैट्स में कोलेस्ट्रॉल होता है, प्लांट फैट्स में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, बिकॉज ये सिर्फ एनिमल्स में बन सकता है और ह्यूमंस भी एनिमल्स हैं। ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स, तो वी ऑल्सो प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल टू टेक केयर ऑफ आवर नीड्स। बट जब इसकी मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए या फिर हम डाइट में एक्सेस अमाउंट में लेने लगे या उसकी यूटिलिटी कम हो जाए बॉडी में, तो ये हार्म कर सकता है और ये डिपॉजिट हो सकता है। अब इसमें क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल अलग अलग टाइप्स के होते हैं बॉडी में।
और उनका अलग अलग फंक्शन है। तो जैसे सब लोग जानते हैं कि एक गुड कोलेस्ट्रॉल, एक बैड कोलेस्ट्रॉल, और एक तीसरी चीज होती है ट्राइग्लिसराइड। तो ये तीनों ही आपस में इंटर रिलेटेड हैं और इनसे हम उनकी मात्रा को अनुपात में अगर ले आए तो ठीक रहता है, अगर उसके बियॉन्ड चली जाए तो उससे खराबी होती है। ठीक है। तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बेसिकली क्या है? एलडीएल एक ऐसा कोलेस्ट्रॉल है जो लीवर में बन के टिश्यूज में जाता है जहां कोलेस्ट्रॉल यूज होता है। बट अगर इसकी मात्रा बढ़ जाती है या इसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाए, जैसे एलडीएल में एक स्मॉल डेंस एलडीएल बोलते हैं, वो कन्वर्ट हो जाए या फिर ये ऑक्सीडाइज हो जाए जाके, तो ये इजीली आर्टरीज में चला जाता है और वहां पे जाके इन्फ्लेमेशन कॉज करने लगता है। और अगर इन्फ्लेमेशन हो गई तो आर्टरीज उसको रिपेयरिंग के प्रोसेस में डैमेज करती है और आर्टरीज रिपेयर होते होते डैमेज हो जाती है और वहां पे डिपोजिशन बढ़ता जाता है और इससे ब्लॉकेजेस आ जाती है। ओके, तो ये मतलब कोलेस्ट्रॉल का जो मेजरली फंक्शन है और कैसे ये हैम्पर कर सकता है हमारी हार्ट को। इससे रिलेटेड ना डॉक्टर हमारे पास एक छोटा सा रैपिड फायर सेशन है, तो हम चाहेंगे कि आप हमारी ऑडियंस के लिए क्विक आंसर के तौर पर जरूर बता दें। खास करके डाइट से रिलेटेड है, कुछ सिम्टम्स वाइज भी हैं, एंड जो हमने लिपिड प्रोफाइल टेस्ट की बात कही उसके बारे में भी है। सबसे पहले यही है कि क्या अंडा कोलेस्ट्रॉल के जो मरीज हैं उनकी वैल्यूज हाई रहती है तो वो खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। तो एग एक फुल न्यूट्रिएंट है बेसिकली। एग में प्रोटीन्स भी हैं और योक में काफ़ी सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी हैं जो बॉडी के लिए यूजफुल हैं, बट उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है डेफिनेटली। और अगर एक एवरेज अंडे की बात करें तो उसमें 150 से 200 के बीच कोलेस्ट्रॉल होता है और जो हमारी रिक्वायरमेंट है, डेली रिक्वायरमेंट, ऑलमोस्ट 300 मिलीग्राम्स तक एक्सेप्टेबल है। तो सपोज आपने एक अंडा खाया तो 150 से 200 मिलीग्राम आपने ले लिया, डबल खाया तो 300 से ऊपर हो गया। अब अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है या फिर आपके अंदर कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से ब्लॉकेजेस आ सकती हैं या हार्ट की बीमारी हो सकती है या स्ट्रोक हो सकता है, तो उन लोगों में इसकी मात्रा कम करनी चाहिए। तो अगर आप हफ्ते में मान लीजिए डेली एक अंडा खा रहे हैं तो वो अलाउड है, लेकिन अगर आप डबल करके खा रहे हैं तो यॉक पार्ट हटा दें, एग वाइट्स खाएं। इसके अलावा क्या है कि दूसरी तरफ जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है उसको कम करने की कोशिश करें, नहीं तो बैलेंस बिगड़ने से ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। तो अगर आप एग खाना चाहते हैं तो दूसरी तरफ कम करना पड़ेगा और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनको क्वांटिटी कम रखनी चाहिए। ठीक है। सेम विथ जो ड्राई फ्रूट है काजू, इसके लिए भी कहा जाता है, तो क्या काजू खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है? जी, बहुत अच्छा सवाल। काजू में क्या होता है, ऑयल की मात्रा बहुत होती है। जो भी नट्स होते हैं, बेसिकली नट्स का क्या फंक्शन है, नट्स हैं वो पेड़ बनता है, कोई भी नट है, नट में इतना इंग्रेडिएंट होता है, इतनी सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है कि उससे एक बड़ा सा पेड़ बन सकता है। तो आप समझ सकते हो कि उसमें लोडेड है, प्रोटीन्स भी हैं, ऑयल्स भी हैं, और अगर हम उसको ज्यादा मात्रा में खाएंगे तो डेफिनेटली वो ऑयल कन्वर्ट होगा कोलेस्ट्रॉल में जाके। तो काजू में ऑयल की मात्रा ज्यादा होती है तो उसको हमें कम लेना चाहिए। कभी कभार एज ए स्नैक हम यूज कर सकते हैं, बट डेली बेसिस पे उसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। और जो लोग जैसे नॉन वेजिटेरियन का फूड्स का कंजप्शन ज्यादा करते हैं, चिकन है, फिश है, रेड मीट है, तो क्या इन सब को खाने से भी कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ सकता है? जी, जैसा मैंने बताया कि कोलेस्ट्रॉल एनिमल फैट में होता है, तो अगर आप नॉन वेज कंजम्पशन कर रहे हो तो उसमें फैट होता है, प्रोटीन के साथ साथ फैट भी होता है। तो रेड मीट में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है। चिकन में एक पुरानी धारणा थी कि कम होती है, बट आजकल के चिकन में उतनी ही मात्रा पाई जाती है बिकॉज वो फार्म ब्रेड चिकन होता है। तो फार्म में उनको आर्टिफिशियल तरह से फीड करने के कारण उनकी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। सिमिलरली मिल्क फैट की बात करें तो मिल्क फैट भी एक एनिमल फैट है, उसमें भी कोलेस्ट्रॉल होगा। तो इन चीजों से डेफिनेटली कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल हाई है, अगेन सेम जैसे अगर डायबिटीज है, अगर रिस्क फैक्टर्स हाई हैं आपके अंदर, तो उनकी मात्रा को कम करनी चाहिए। रेड मीट अवॉइड करें। और फिश भी अच्छी चीज़ है, फिश को खा सकते हैं, बट उसकी भी क्वांटिटी को लिमिट रखनी चाहिए। और जो अच्छी फिश मानी जाती है वो सी फिश है, जैसे सैल्मन, हेरिंग, ट्यूना। इनमें गुड ऑयल्स होती हैं, फिश ऑयल्स, जिनको बोलते हैं बेनिफिशियल है। बट अगर इनकी क्वांटिटी अगर ज़्यादा लेंगे तो भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, बिकॉज अल्टीमेटली वो भी एनिमल्स हैं, तो उनमें भी कोलेस्ट्रॉल होता ही है। तो हमें क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पे ध्यान देना चाहिए। और जिसमें प्रूवन मात्रा ज़्यादा है, जैसे रेड मीट है, और कुछ तरह के मीट प्रोडक्ट्स हैं जिनमें फैट कंटेंट ज़्यादा आता है, क्योंकि उनको इस तरह से ब्रीड किया जाता है उनमें कि फैट कंटेंट बढ़ जाए।
जिसको मार्बल्ड मीट बोलते हैं, तो इनको अवॉइड करना चाहिए। ओके। और जो लोग जैसे घी हो गया, बटर हो गया, या फिर अलग अलग तरह के कुकिंग ऑयल्स लेते हैं, तो क्या इन सब से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और इसमें सबसे सेफेस्ट ऑप्शन क्या है हमारे लिए? जी, देखिए ये बहुत अच्छे सवाल आप कर रही है, बिकॉज ये हम रेगुलर बेसिस पे फेस करते हैं, और हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो भी यही पूछते हैं, बिकॉज डे टू डे लाइफ में हम इन चीज़ों को अवॉइड भी नहीं कर सकते। जैसे घी है, तो कुछ हमारे किचन में ऐसे आइटम्स हैं जिनको बिना घी के बना नहीं सकते आप, टेस्ट नहीं आएगा। तो अगेन अगर हम कुछ भी इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं, तो एक तो उसका मेजर आपके पास होना चाहिए कि आप कितनी क्वांटिटी में डाल रहे हैं। अब कुछ लोगों की आदत होती है कि आपने कटोरी ली या घी का बर्तन लिया और उसको डायरेक्टली पोर किया, वो अवॉइड करना चाहिए। आपको चम्मच से नाप के डालना है, क्वांटिटी कम रखनी है, और अगेन जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनमें इसको कम रखना है। ऑयल्स की अगर हम बात करते हैं, तो ऑयल्स में बहुत तरह तरह के ऑयल्स हैं, जिनमें कुछ अच्छे ऑयल्स हैं और कुछ बुरे। जैसे कि पाम ऑयल, सबको पता है कि पाम ऑयल इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, बिकॉज उसमें इन्फ्लेमेशन ज्यादा होती है। सिमिलरली अगर हम ऑयल ज्यादा क्वांटिटी में अगर लेते हैं, तो वो बॉडी में जाके कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो सकता है। अच्छा। तो अगर हम क्वांटिटी पे नहीं ध्यान देंगे, तो कोई भी ऑयल होगा उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। अब अच्छे ऑयल्स में बात करें, तो जिसमें ओमेगा 3 कंटेंट ज्यादा है, जैसे कि आपका सनफ्लावर ऑयल हो गया, सरसों का तेल हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, एवोकाडो ऑयल हो गया, इनमें गुड ऑयल्स होती हैं, इनमें ओमेगा 3 कंटेंट अच्छा होता है, तो इनको हम प्रेफर करते हैं। बट अगेन अगर आप इसमें कोई भी चीज़ फ्राई कर रहे हैं तो हार्मफुल होगा। सेकेंडली जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑयल्स के बारे में, जो लोगों को नहीं पता होता, कि किसी भी ऑयल को अगर आप हीट करते हो तो एक उसकी हीटिंग लिमिट होती है, उसके ऊपर वो जलने लगता है। तो अगर आपने स्मोकिंग पॉइंट के ऊपर ऑयल को बर्न किया, जैसे हीट किया, जैसे कोई भी ऑयल को आपने डाला तवे पे या कढ़ाई में और उसमें से धुआं निकल रहा है, दैट मीन्स कि वो ऑयल खराब होने लगा। अच्छा। तो उसको हमें स्मोकिंग पॉइंट से नीचे रखना है। तो हमें जैसे जो भी हम सामग्री बना रहे हैं किचन में, तो उसके हीट के अनुसार ही ऑयल चूज करना चाहिए। जैसे आपको ऑलिव ऑयल है, तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल आता है, तो उसको आप कभी भी फ्राई नहीं कर सकते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उसका स्मोकिंग पॉइंट बहुत लो होता है। सिमिलरली अलग अलग ऑयल से, जैसे सेसमी ऑयल, एवोकाडो, इनका थोड़ा सा कम होता है स्मोकिंग पॉइंट, तो इनमें हम डीप फ्राई अवॉइड करेंगे। इनको सीजनिंग के लिए, ड्रेसिंग के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है। और डॉक्टर, कुछ लोग जैसे होते हैं जिनसे समोसा, कचौड़ी, इस तरह की चीजें नहीं छूट पाती, ब्रेड पकौड़ा, तो अगर कोई हमारे पेशेंट या ऑडियंस इस वीडियो को देख रही हैं, कोलेस्ट्रॉल उनका हाई रहता है, कोई ऐसी मात्रा है कि एक हफ्ते में कितनी समोसे, कितने कचौड़ी या कितने ब्रेड पकौड़े वो खा सकते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल। एक्चुअली एज ए डॉक्टर आपको भी मन करता है कि कभी कभी खाएं, लेकिन क्या होता है कि अगेन आप जो भी फ्राइड आइटम्स खा रहे हैं, एक तो उनकी क्वांटिटी को कम करें, प्लस जब भी आप कोई भी आइटम फ्राई करते हैं, तो एक चीज ध्यान रखनी कि फ्राई करने के बाद उसको एक एब्जॉर्बिंग पेपर पे जरूर निकालें। अच्छा। ताकि एक्सेस ऑयल निकल जाए फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके अलावा जो ऑयल आप देखते होगे मार्केट में यूज होता है, तो क्या करते हैं, सेम ऑयल को बार बार हीट करते हैं। तो बार बार हीट करना सबसे डेंजरस है। अगर आप किसी भी चीज को मानोगे, तो सबसे खराब क्या है, रीहीटेड ऑयल। क्योंकि जितनी बार आप उसको हीट करोगे, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है, उसमें ट्रांस फैट्स आ जाते हैं, और वो प्रो इन्फ्लामेटरी होता है। तो अगर आप बाहर से समोसा ले रहे हो, तो कोशिश करो कि ऐसी जगह से लें जहां सिंगल यूज ऑयल हुआ हो। इसके अलावा क्वांटिटी की बात करें, तो मान लो हफ्ते में एक समोसा अगर आपने खा भी लिया तो कोई बुराई नहीं है, बट अगेन आपको बाकी चीजों पे ध्यान देना है। जैसे डेली रूटीन में आप ग्रीन वेजिटेबल्स कितना खा रहे हो, फ्रूट्स कितना खा रहे हो, एक्सरसाइज कितना कर रहे हो। अब कुछ लोगों की एक धारणा होती है कि जैसे हमने खा पी लिया और उसको एक्सरसाइज से जाके निकाल देंगे, बर्नआउट कर देंगे, लेकिन ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि आप एक्सरसाइज से सिर्फ कैलोरी बर्न कर सकते हो, यू कैन नॉट बर्न द केमिकल्स जो आपकी बॉडी में चले गए हैं। तो अगर आपने हार्मफुल ऑयल कंजम्पशन किया है जिससे इन्फ्लेमेशन हो रही है, वो बर्न नहीं होगा। वो तो चला गया, तो वो अपना काम करेगा ही। तो अगेन क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी, इन दोनों पे ध्यान देना है। और अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है, तो ओकेजनल स्नैकिंग इज अलाउड। ठीक है, वो कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में हम अगर कुछ जानना चाहें कि फ्रूट्स कौन से अच्छे होते हैं कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए, जिससे अगर वो खाते हैं तो उनका कोलेस्ट्रॉल कम रहता है?
देखिए फ्रूट्स भगवान ने नेचर में बनाया तो सारे फ्रूट्स अच्छे हैं क्योंकि ये हमारे लिए बने हैं कंजम्पशन के लिए। अब उसमें भी होता है कि जैसे कुछ बहुत मीठे फल होते हैं जैसे कि आम हो गया, लीची हो गई, अंगूर हो गया, इनको डायबिटीज के मरीजों में हम बोलते हैं कि क्वांटिटी कम रखें। सब आप गर्मियों के फलों की बात कर रहे हैं। तो कम रखना है, मैं ये नहीं बोल रहा कि बंद करो आप। तो अगर आप पोर्शन चूज कर रहे हो सही से और उसको बैलेंस आउट कर रहे हो तो सब कुछ अलाउड है। ये नहीं कि बिल्कुल मना कर दिया, लेकिन क्वांटिटी आपको कम रखनी है। इसके अलावा जो फ्रूट्स जिनमें फाइबर्स ज्यादा हैं उनको खाना चाहिए, स्पेशली होल फ्रूट्स जैसे एप्पल हो गया, अमरूद हो गया, पेयर हो गया, पपाया हो गया, इनमें फाइबर अच्छा होता है। कुछ फ्रूट्स हैं जिनमें सॉल्युबल फाइबर्स हैं जैसे पेक्टिन्स एंड ऑल, तो इनसे भी डाइजेशन भी अच्छी रहती है और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी कम होती है। एक चीज और है कि फ्रूट्स को जूस में कन्वर्ट करके ना लें, फ्रूट्स को हमेशा होल खाना चाहिए। बिकॉज आपने जूस में क्या किया, सिर्फ उसका रस निकाल लिया, फाइबर चला गया, तो फाइबर से कोलेस्ट्रॉल कम होता है, तो फाइबर इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है। एंड एक स्टडीज ऐसे आई थी कि जो हम आजकल स्टेप्स की बात करते हैं कि इतने 1000 स्टेप्स चलिए, वैसे चलिए, तो एक स्टडी आई है कि कोलेस्ट्रॉल को अगर आपको कम करना है, बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल को शरीर में बढ़ाना है, तो आप एक्सरसाइज करिए, खास करके कार्डियो। तो अगर कोई ऐसा फिक्स्ड रूटीन सेट कर ले हम कि एक दिन में हम कितने 1000 स्टेप्स चलेंगे तो इससे हमारे शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। ये बहुत अच्छा सवाल। तो स्टेप्स एक काउंट है, बट वो क्वालिटी स्टेप्स हैं या नहीं ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो हार्ट के बारे में अगर आप बात करो तो हार्ट की एक्सरसाइज होती है एरोबिक एक्सरसाइज, जिसमें कि एरोबिक फिनोमेना से बॉडी में ऑक्सीजन जाता है और हार्ट को आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ती। तो एक होता है आइसोमेट्रिक, एक आइसोवॉल्यूमिक एक्सरसाइज। आइसोमेट्रिक में क्या होता है, एक जगह पे खड़े होकर के हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, मसल बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। और एरोबिक एक्सरसाइज होती है जिसमें बॉडी मूव कर रही है एक जगह से दूसरी जगह। तो अगर आप कांस्टेंट मूवमेंट में हो तो वो एरोबिक में आएगा। बट अगेन वो कब हेल्पफुल है, जब एक पार्टिकुलर स्पीड से आप चल रहे हो, जैसे 6 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में 6 किलोमीटर। तो आप मानो कि आधे घंटे में हम 3 किलोमीटर चलते हैं, तो हम एवरेज एक्सरसाइज बोलते हैं 30 मिनट्स पर डे फॉर एटलीस्ट 5 डेज अ वीक। तो जिससे कि आपका ब्रिस्क वॉक कहलाता है ये। तो उसमें आप वॉक कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, जहाँ पे मूवमेंट बनी हुई है आपकी और एक पार्टिकुलर पेस में है। तो सपोज आप ऑफिस में भी हो, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो आप कोशिश करो कि फास्ट वॉक करें। अच्छा, टहले नहीं, स्लो वॉक करेंगे तो स्टेप्स तो काउंट हो जाएंगे, बट वो बर्न नहीं करेगा आपके फैट को। ये प्रो टिप भी है जो लोग दिखना चाहते हैं कि काम करते हैं ऑफिस exactly, में। तो बोला जाता है जल्दी जल्दी चलो। एग्जैक्टली तो अब अगर आपको ऑफिस में ऊपर नीचे भी करना है तो आप सीढ़ियों को यूज करें और कोशिश करें कि पेस मेंटेन रहे, थोड़ा सा फास्ट। जी ओके। तो अभी जैसे हम लोगों ने कोलेस्ट्रॉल की बात की, इसमें लिपिड प्रोफाइल टेस्ट सबको पता है आज के समय में कि कोलेस्ट्रॉल को टेस्ट करने के लिए लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होता है, जिसमें 4 वैल्यूज दी जाती हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल। इन चारों की वैल्यूज जो हैं वो कितनी सही होनी चाहिए अगर हम कोई लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करने जा रहे हैं, कि जिसको देख के हम समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है या घटा? तो बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्या होनी चाहिए और अगर हम रिपोर्ट देखते हैं तो उसको कैसे एनालाइज करें। तो कोई भी लिपिड प्रोफाइल में अलग अलग वैल्यूज होती हैं और ये वैल्यूज कांस्टेंट नहीं होती, फिक्स्ड वैल्यूज नहीं है, बिकॉज पर्सन टू पर्सन ये वेरी करेंगी। अगर आपको डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, पहले से स्ट्रोक आ चुका, या आपके फैमिली हिस्ट्री में हाई कोलेस्ट्रॉल है और आपके फैमिली में हार्ट डिजीज की भी प्रिवेलेंस है, तो वैल्यूज अलग होंगी। अगर बिल्कुल हेल्दी इंडिविजुअल है और एज कम है तो उनके लिए अलग वैल्यूज हैं। मेल वर्सेस फीमेल, इनमें भी वैल्यूज अलग होती हैं। लेकिन अगर हम एवरेज बात करें, एक जनरल पर्सन की बात करें, आमतौर पे अगर ऑफिस गोअर्स की बात करें, हम 40 to 45 ईयर्स एज की ग्रुप की बात करें, तो उनमें टोटल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा लेस देन 200 होनी चाहिए, ट्राइग्लिसराइड लेस देन 150 होनी चाहिए, बैड कोलेस्ट्रॉल जो कि एलडीएल होता है वो लेस देन 100 होना चाहिए, और एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल वो अबव 40 इन मेल्स एंड अबव 55 इन फीमेल्स। अच्छा। ये आइडियल वैल्यूज हैं। अब क्या होता है कि देखिए, बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल का एक रेशियो होता है, तो उसको हम टोटल कोलेस्ट्रॉल बाई एचडीएल करते हैं। ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि एचडीएल इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल और बाकी जितने कोलेस्ट्रॉल हैं वो बैड की तरफ ही चले जाते हैं। बिकॉज अगर हम वीएलडीएल की बात करें या ट्राइग्लिसराइड की बात करें या एलडीएल की बात करें,
तो ये सारे बैड कोलेस्ट्रॉल की श्रेणी में ही आते हैं, बिकॉज इनसे ही एक दूसरे प्रोडक्ट्स बनते हैं। हाँ. अगर ट्राइग्लिसराइड की बात करें तो इंडियन पेशेंट्स में ये बहुत जरूरी है जानना कि इंडियन पेशेंट्स में कोलेस्ट्रॉल इतना नहीं बढ़ता एज कंपेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन। अच्छा. और जो ये डेटा आया है हमारे पास, ये वेस्टर्न डेटा है, जो ये फॉर्मूलाज हैं ये वेस्टर्न पॉपुलेशन पे एप्लीकेबल है। तो इंडियन पेशेंट की बात करें तो हमारे अंदर हार्ट की प्रॉब्लम 10 साल पहले होती है एज कंपेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन, और कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल भी होता है हमारा कई बार, तो भी हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। अच्छा. तो ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ कोलेस्ट्रॉल की वैल्यूज पे हम जाएं, रिलाय करें उस पर. एग्जैक्टली। तो इंडियन पेशेंट्स में जो वैल्यूज एप्लीकेबल हैं वो वेस्टर्न से डिफरेंट हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम में इतना रिसर्च अभी तक नहीं हुआ है कि ये जान पाए कि एक्चुअल वैल्यू क्या होती है। बट इस पे कुछ एसोसिएशंस हैं इंडिया में भी जिन्होंने इस पे वर्क करना शुरू किया, जैसे लिपिड एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उन्होंने एक गाइडलाइंस बनाई है, उन्होंने एक वैल्यूज दिए हैं। तो अगर किसी को हाई रिस्क मार्कर्स हैं, जैसे पहले से हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है, और फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, या जेनेटिक मार्कर्स स्ट्रांग है, किसी ने सीटी स्कोरिंग कराई अपनी और कैल्शियम स्कोर 300 से ऊपर जा रहा है, तो इन लोगों में एलडीएल की मात्रा को 50 से कम रखना चाहिए, और जितना कम हो सके ट्राइग्लिसराइड भी कम रखना चाहिए। तो 150 कट ऑफ है, तो प्रेफरेबली 100 से नीचे हो। अब ये ट्राइग्लिसराइड और एचडीएल इनवर्सली रिलेटेड है, मतलब अगर ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा तो एचडीएल कम होगा, दैट मींस गुड कोलेस्ट्रॉल कम होगा। गुड कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है? वो जहां पे ब्लॉकेजेस आ रही हैं, जहां पे कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो रहा है, वहां से खींच के लिवर में लाना है ताकि वो बर्न आउट हो जाए या खत्म हो जाए। तो अगर गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो रही है ट्राइग्लिसराइड बढ़ने से, तो वो भी हार्मफुल है। और इंडियन पेशेंट्स बहुत ससेप्टिबल है, बिकॉज हमारे अंदर ट्राइग्लिसराइड ज्यादा बढ़ता है एज कंपेयर टू द एलडीएल। ओके, ठीक है। तो मतलब ये वैल्यूज अगर हम दिमाग में रखते हैं तो थोड़ा बहुत जो है कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से हम बचा सकते हैं। तो जब कोई ये लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराता है ना डॉक्टर, तो इसमें ना आजकल कुछ ऐसे आए हैं कि एक और अलग तरीके के टेस्ट को इंट्रोड्यूस किया है, लाइपोप्रोटीन टेस्ट। तो ये टेस्ट क्या है और इसकी वैल्यूज हमें कैसे समझ में आनी चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है या घटा है, या किस तरीके से हमारे बॉडी में हार्ट का फंक्शन चल रहा है? तो ये लाइपोप्रोटीन टेस्ट से हम कैसे पता करें? आप बहुत अच्छे सवाल कर रही हैं, और ये डे टू डे बहुत ही एप्लीकेबल है। इसके अलावा हमारे पास जो रिपोर्ट्स आती हैं उनको भी हमें इंटरप्रेट करके पेशेंट को बताना होता है। तो एक LPA कंपाउंड होता है जिसको लाइपोप्रोटीन लिटिल ए के नाम से जाना जाता है मेडिकल टर्म्स में। तो ये क्या आता है? बेसिकली एक LDL का ही फॉर्म होता है, जिसमें एक लाइपोप्रोटीन अलग टाइप का होता है और वो लंबा चेन होता है। तो ये एक LDL का ही फॉर्म है जिसको लाइपोप्रोटीन लिटिल ए बोलते हैं, और एक जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है। ये बेसिकली हमारी जीन्स में होता है कि कितना LPA बनेगा। तो अगर किसी का LPA हाई है, हाई का मतलब होता है अबव 50, वैसे लैब वैल्यूज में मोर देन 10 या मोर देन 30 को भी हाई बोलते हैं, बट एक्चुअल रिस्क बढ़ता है जब मोर देन 50 हो। तो अगर LPA बढ़ा हुआ है और LDL आपका नॉर्मल है, तो भी हार्ट डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, बिकॉज जैसा मैंने बताया कि इंडियन पॉपुलेशन में जरूरी नहीं कि LDL बढ़े ही। तो कुछ ऐसे मार्कर्स हैं, जैसे हमारे पास यंग पेशेंट्स आते हैं जिनको मान लो CT स्कैन में हाई कैल्शियम स्कोर आ रहा है, या फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग है, या कम एज में हार्ट अटैक आ गया बट उनकी लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल आ रही है, तो उनमें ये टेस्ट करना रिकमेंडेड होता है। इसके अलावा LPA को लाइफ में एक बार जरूर टेस्ट करना चाहिए, सो दैट हमें पता हो कि हमारा जेनेटिक रिस्क कितना हाई है। कौन सी एज में कराएं? जनरली आफ्टर 30-35 ईयर्स ऑफ एज एक बार कर लेना चाहिए, और 40 प्लस में तो जरूरी करना चाहिए। तो एक LPA की वैल्यू अगर पता होती है तो हमें पता रहता है कि हमारा रिस्क प्रोफाइल कितना है, तो उसी हिसाब से हम उसको मैनेज करते हैं। तो अगर आपके अंदर रिस्क फैक्टर्स भी हैं, थोड़ा LDL भी बढ़ा हुआ है, LPA भी बहुत हाई है, तो इसको कम करने के लिए कोलेस्ट्रॉल की दवाई लेनी चाहिए। ओके। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल की जब दवाई आपने कहा ना, तो लोगों के मन में भी धारणा है कि अगर कोलेस्ट्रॉल हमारा बढ़ा हुआ है बैड वाला और गुड वाला कम है, दवाइयाँ अगर एक बार डॉक्टर ने लिख दी शुरू हो गई फिर वो कभी बंद नहीं हो सकती है सच्चाई इस बारे में? देखिए, अगेन हम दवाई क्यों लेते हैं? पहली बात तो दवाई इसलिए लेते हैं कि हमारे शरीर को जरूरत है दवाई की। अगर बिना दवाई के ठीक हो जाए तो हम तो चाहते हैं कि बिना दवाई के हो। तो पेशेंट को हम पहले एजुकेट करते हैं कि आप अपनी लाइफस्टाइल मेजर से कैसे कम कर सकते हैं कोलेस्ट्रॉल। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लाइफस्टाइल से नहीं हो रहा कम। मान लो उनके अंदर जेनेटिक फैक्टर्स हैं, उनकी पूरी कोशिश हो रही है कि कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा। और हमें पता है कि अगर ये लेवल्स बढ़े हुए रहें तो फ्यूचर में रिस्क हाई होगा। तो ऐसे लोगों में रिकमेंडेड है। अब मान लो
अगर आपने शुरू की दवाई, तो आपकी एज जब तक आप जीवित हो तब तक तो आपको प्रोटेक्ट करना है। मान लो हमें अपने सिटी को प्रोटेक्ट करना है क्राइम से, तो क्राइम तो पूरे हमेशा के लिए नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो पूरी लाइफ ही उसको कंट्रोल करना है। तो लाइफस्टाइल से कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर मेडिसिन की जरूरत पड़ रही है तो उसको भी लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेडिसिन शुरू हो गई तो बंद होगी कि नहीं। हमारा गोल पहले डिफाइन होना चाहिए कि हमारा गोल क्या है। हमारा गोल है ठीक सही रहना, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखना, अपना रिस्क कम करना। उसमें अगर मेडिसिन हेल्प कर रही है तो उसकी हेल्प लेनी चाहिए। कितनी दवाइयाँ चलती होंगी फिर भी, कितनी गोलियां मतलब रहती होंगी एक मरीज में आप ऑन एन कोलेस्ट्रॉल की? आजकल सिंगल पिल आती है, सिंगल पिल। अगर किसी को ब्लड प्रेशर भी है और कुछ हार्ट की प्रॉब्लम्स भी है तो पॉलीपिल करके भी टैबलेट्स आती है, जिसमें कई मेडिसिन एक साथ एक टैबलेट में दे दी गई ताकि पेशेंट को इजी भी हो लेने में और ये भी फील ना हो कि बहुत ज्यादा दवाई ले रहे हैं। तो ये जो दवाइयाँ आती हैं कोलेस्ट्रॉल की, इनको लेने का कोई तरीका होता है सही, सो दैट सही से एब्जॉर्ब हो और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहे? कुछ मिस्टेक्स आप अपने पेशेंट्स को बताते हैं, कोलेस्ट्रॉल की दवाई ले रहे हैं तो ये सारी चीजें उस वक्त अवॉइड करें। जनरली कोलेस्ट्रॉल की दवाई रात में लेनी चाहिए, बिकॉज जो एंजाइम है, ये बेसिकली कोलेस्ट्रॉल की दवाई काम कैसे करती है ये भी पता होना चाहिए लोगों को। तो कोलेस्ट्रॉल बनने के कुछ स्टेप्स हैं बॉडी में, जैसे हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि एक रिएक्शन होता है तो 1 by 1 स्टेप्स होती हैं जहाँ पे अलग अलग केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो इसी तरह से कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन में एक रेट लिमिटिंग स्टेप होता है जिसको HMG-CoA रिडक्टेज एंजाइम बनाता है। तो इस एंजाइम को इनहिबिट करने के लिए, इसको रोकने के लिए ये कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां होती हैं जिनको आमतौर पे स्टैटिन्स बोलते हैं। तो ये HMG-CoA रिडक्टेज इनहिबिटर होती है एंजाइम। तो इन एंजाइम्स को रोकने के लिए कोलेस्ट्रॉल की दवाई, ये एंजाइम्स रात में ज्यादा बनती हैं, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि आप खाने के बाद, डिनर के बाद कोलेस्ट्रॉल की दवाई लो, सोने से पहले जी। बट कुछ मेडिसिन ऐसी आ गई हैं आजकल की डेट में जिसमें आप डेली नहीं आपको अब एक इंजेक्शन आता है जो एवरी 15 डेज ले सकते हैं। अच्छा। और कुछ इंजेक्शन आ गए जिनको 6 मंथली भी ले सकते हैं। इस पे रिसर्च चल रहा है, एक इंजेक्शन आने वाला है जिसको एक बार आपने लिया तो पूरी लाइफ के लिए छुट्टी। अरे वाह, तो ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं, बट उनको हम चूज करते हैं अप्रोप्रिएटली कि किसमें क्या देना है। अब सिर्फ प्रिवेंशन के तौर पे बात करें तो अगर एक सिंगल टैबलेट डेली खा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट किसी का रिस्क बहुत हाई है या कोलेस्ट्रॉल की दवाई सूट नहीं कर रही, कुछ साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं या पूरी मात्रा में लेने के बाद भी कोलेस्ट्रॉल नहीं कंट्रोल में आ रहा, ऐसे लोगों को हम इंजेक्शंस एडवाइस करते हैं। क्या कॉस्टिंग होती होगी इन इंजेक्शंस की? तो एक जो हर 15 दिन पे इंजेक्शन लगता है उसकी कॉस्ट करीब मार्केट वैल्यू 18 से 20 हजार रुपए की आती है। बट कई बार कुछ कंपनीज प्रमोशन करती है तो उनकी वैल्यू आजकल कॉस्ट कम हो गई है। अच्छा, हाँ। और जो 6 मंथली वाला इंजेक्शन है वो 1 से 1.25 लाख रुपए के बीच आता है। ठीक है, हर 6 महीने में एक बार लगाना जी। है। लेकिन हमें बेनिफिट वर्सेस रिस्क फैक्टर्स देखना चाहिए। अब अगर हम कॉस्ट की बात करें तो अगर किसी को हार्ट की बीमारी हो गई या हार्ट अटैक आ गया तो आपने एक साथ ही इतना पैसा लगा दिया उसमें, आपका शरीर भी गया, पैसा भी गया। तो प्रिवेंशन के तौर पे अगर कुछ आपको इन्वेस्ट भी करना पड़े मेडिसिन में और उससे बेनिफिट मिल रहा हो तो ये कॉस्ट देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में कम ही है एज कम्पेयर टू द प्रोटेक्शन दे गिव। बिल्कुल। जब कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ चल रही होती हैं या इंजेक्शंस एडवाइजेबल होते हैं 15 दिन में या 6 महीने में लगाने के, उसके साथ साथ में आप बोलते हैं कि लाइफस्टाइल भी बदलिए, क्योंकि लोगों को लगता है कि हम दवाई खा रहे हैं तो हम कुछ भी खा सकते हैं, दवाई तो खा ही रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल बैलेंस रहेगा, अब हम समोसा भी खा सकते हैं, पकौड़े भी खा सकते हैं, एक्सरसाइज भी नहीं करेंगे। तो ये मेंटालिटी रहती है पेशेंट्स में? जी नहीं, बिल्कुल ये बिल्कुल गलत धारणा है। एक्चुअली में लाइफस्टाइल हमेशा प्रेस्क्रिप्शन में फर्स्ट पे आता है। हम कभी भी मरीज को प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं तो नंबर 1 पे लिखते हैं लाइफस्टाइल इंटरवेंशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, उसके बाद मेडिसिन आती है। तो अगर लाइफस्टाइल आपने नहीं फॉलो किया तो कोई भी मेडिसिन यूजलेस है आपके लिए। बिकॉज देखो, कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन को हम कम कर सकते हैं लिवर में, लेकिन अगर आपने ऊपर से खाना शुरू कर दिया और क्वांटिटी आपने मेजर नहीं की तो उससे बढ़ता जाएगा। तो दवाई तो सिर्फ लिवर पे काम कर रही है लेकिन आपका कोलेस्ट्रॉल एक्सटर्नल सोर्स से बढ़ता जा रहा है। तो ये गलत धारणा। लाइफस्टाइल तो पूरी लाइफ आपको फॉलो करनी चाहिए। और लाइफस्टाइल में फिर हम कैसे फॉलो करें उसको, मतलब कोई आप एक रूटीन या प्लान बता सकते हैं कि अगर किसी के भी कोलेस्ट्रॉल जो है वो इम्बैलेंस है, शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए हैं, वो चाहते हैं कि अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ाए, तो अपने जीवन शैली में क्या क्या बदलाव करें?
तो बेसिकली देखिए, आप जब भी सुबह उठते हैं तो आपको एक तो ये देखना है कि सुबह की शुरुआत कैसे हो रही है। तो उठते ही आप कुछ खाने पीने की कोशिश ना करें, पहले अपने बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच आउट करें, थोड़ा लाइट एक्सरसाइज करें, हो सके तो मॉर्निंग वॉक करें आधा घंटा। उसके बाद एक स्प्राउट्स वगैरह ले सकते हैं, कुछ सैलेड से शुरू कर सकते हैं, एक फल जो सीजनल फ्रूट है उसके साथ शुरू कर सकते हैं। एंड देन सुबह का ब्रेकफास्ट आप रेगुलेट करें, उसमें भी हेल्दी ब्रेकफास्ट लें जिसमें ऑयल ज़्यादा ना हो, पोर्शन को कंट्रोल रखें। अगेन उसके बाद जैसे दिन की बात करें तो मील्स में बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि गैप होने से क्या होता है कि आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है एट ए टाइम, तो आप जो भी मिलता है खाना शुरू कर देते हो। एंड ऑफिस में भी आप स्नैकिंग करते हो, तो ऑफिस में भी कोशिश करें कि आपके साथ आप बैग में एक फ्रूट लेके जाएं, एक फुल फ्रूट लो, उसको आप वॉश करके अच्छे से खा सकते हैं। तो इस तरह से अपने आप को एडजस्ट करने से आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है। एंड डेली एक्सरसाइज, डाइट, इन सब चीजों से इनको कंट्रोल किया जा सकता है। डाइट में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप एडवाइस करते हैं अपने पेशेंट्स को कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को शरीर में बढ़ानी है, अच्छे वाले बुरे वाले को कम करनी है, तो ये 4-5 चीजें तो जरूर शामिल करिए। तो बेसिकली जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स की बात करें तो सैलड्स हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, फ्रेश फ्रूट्स हो गए, फिर कुछ नट्स हैं जैसे वॉलनट्स हो गया, आलमंड्स हो गया, इनको भी कम क्वांटिटी में आप डेली कंज्यूम कर सकते हो। तो ये 4-5 चीजें जिनको जरूर शामिल करना चाहिए। एनिमल फैट को अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको मान लो सीरियल्स ही खाने हैं, जैसे किसी को म्यूसली खाना है, किसी को कॉर्नफ्लेक्स खानी है, तो उनमें आप सोया मिल्क का यूज करो एज कम्पेयर टू द होल मिल्क, या स्किम्ड मिल्क को यूज कर सकते हैं। सिमिलरली ग्रेन्स में सीरियल्स की बात करें तो होल ग्रेन्स यूज करें, मैदा का यूज ना करें। इसके अलावा जो इंडियन ग्रेन्स हैं जैसे कि जवार, रागी, बाजरा, इनको मिलेट्स बोलते हैं जिनको आमतौर पे, तो मिलेट्स का यूज ज्यादा करें। फ्लैक्स सीड्स अगेन गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 एंड these are known to cause मतलब to reduce the cholesterol, bad cholesterol। तो इनको लेने से आपका ठीक रहना सही रहता है। सिम्टम्स आपने कहा जैसे कि साइलेंट किलर होता है, साइलेंट डिजीज होता है, हमें लक्षण दिखते नहीं हैं। किस स्टेज में आकर के हमें कोलेस्ट्रॉल के लक्षण दिखाई देते हैं फिर, और वो होते कैसे हैं? बहुत अच्छा सवाल। तो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल क्या होता है कि धीरे धीरे डिपॉजिट होता रहता है, तो हमें पता नहीं चलता कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है या नहीं। मतलब वैल्यूज तो पता चलेंगी लैब में, लेकिन अंदर शरीर में क्या इम्पैक्ट डाल रहा है वो नहीं पता। तो सिम्टम्स कब आएंगे? जब ब्लॉकेज की मात्रा इतनी हो जाए कि हार्ट में ब्लड सप्लाई की कमी होने लगे, या फिर किसी किसी को पैरों की नस ब्लॉक हो जाती है, किसी को गले की नस ब्लॉक हो जाती है, तो उसमें स्ट्रोक के सिम्टम्स आते हैं। तो अननेसेसरी किसी को एंजाइना हो रहा हो, या किसी को क्लॉडिकेशन जिसको पैरों में दर्द बोलते हैं, या कोई स्ट्रोक फिनोमेना है, तो हमें नहीं पता चलेगा कि ब्लॉकेज हो रही है कि नहीं। और कई बार ये चीजें इतनी बढ़ जाती हैं कि पेशेंट सीधा हार्ट अटैक के साथ हमारे पास लैंड करते हैं। तो बेसिकली ये है कि टाइमली स्क्रीन करना है। आपको कोलेस्ट्रॉल की वैल्यूज पता चल गई तो उसके ऊपर एक्ट करना है। ये नहीं कि हमने टेस्ट करा के छोड़ दिया। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो टाइमली टेस्ट तो करते रहते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते उसके ऊपर। तो टेस्ट करके उसके ऊपर एक्शन लेना, अगर बढ़ा हुआ है तो उसको कंट्रोल में लाएं। इसके अलावा जैसे ट्राइग्लिसराइड की बात करें तो ट्राइग्लिसराइड 4-5 फैक्टर्स हैं जिनसे बढ़ता है कॉमनली, जैसे अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, थायराइड की बीमारी, अल्कोहल कंजम्पशन, अगर बहुत ज्यादा अल्कोहल है तो, हम तला हुआ ज्यादा खा रहे हैं तो, या जेनेटिक फैक्टर्स। तो इन चीजों से ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। और कई बार हम सिर्फ कोलेस्ट्रॉल के ऊपर ध्यान देते हैं, ट्राइग्लिसराइड को भूल जाते हैं। मेरे पास कई ऐसे मरीज हैं जिनकी वैल्यूज ट्राइग्लिसराइड की 600 या 1000 के भी ऊपर है। तो उनमें देखा गया है कि ब्लॉकेज के अलावा कई और प्रॉब्लम्स होती है, जैसे पैनक्रियाटाइटिस की प्रॉब्लम है। तो ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? बेसिकली एक ऑयल है एक तरह से। तो वो ब्लड में ऑयल की तरह तैरता रहता है और वो जाके चिपक जाता है। तो पैनक्रियाज में अगर चला गया तो वहां पैनक्रियाटाइटिस हो जाएगी। सिमिलरली आर्टरीज में अगर घूम रहा है तो वहां चिपकेगा। तो इसको भी कम करना है, और इस जो जिन चीजों से बढ़ रहा है जैसे अल्कोहल है तो उसको कम करना है, शुगर कंट्रोल रखें, थायराइड को कंट्रोल रखें, तो आपका लेवल ठीक रहेगा। एक बार ये भी बताइए डॉक्टर कि जैसे कोलेस्ट्रॉल लंबे समय तक शरीर में किसी के बढ़ा हुआ है तो वो बाकी बॉडी ऑर्गन्स को कैसे अफेक्ट करेगा, और किन बॉडी ऑर्गन्स को डैमेज तक कर सकता है? जैसे हमें एक तो पता है कि हार्ट अटैक का कारण बन सकता है, कितने समय में हो सकता है हार्ट अटैक, और बाकी बॉडी ऑर्गन्स को किस तरीके से जो डैमेज है वो कैसे प्रेजेंट होंगे? तो बेसिकली देखिए, कोलेस्ट्रॉल बहुत कम एज में ही आर्टरीज में
ब्लॉकेज शुरू कर देते हैं। ब्लॉकेज नहीं बोलते उसको, हम लेयरिंग बोलते हैं अच्छा, कि layering। लेयरिंग शुरू हो जाती है 20-25 साल की उम्र से कोलेस्ट्रॉल की लेयरिंग शुरू हो जाती है आर्टरीज में। लेकिन जब उसकी मात्रा बढ़ जाती है या वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में घूमने लगता है तो वो जल्दी होता है। इसके अलावा जो ऑर्गन्स अगर हम बात करें तो लिवर में फैट्स के तौर पे डिपॉजिट होता है। इसके अलावा जो गॉल स्टोन्स हैं, जो गॉल स्टोन्स बनती हैं, किसी को आपने सुना होगा गॉल पित्त ब्लैडर की में पथरी, पथरी, हाँ। तो वो भी कोलेस्ट्रॉल ही होता है। अच्छा। इसके अलावा स्ट्रोक, ब्रेन में क्लॉटिंग होना, कोलेस्ट्रॉल टूट के ब्रेन में जा रहा है। रेटिना पे जो आंख का पर्दा है उसमें भी कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन हो सकती है। हमारी जो पुतलियां हैं, जो कॉर्निया बोलते हैं, उसमें एक आर्कस सेनाइलिस होती है जिसमें कोलेस्ट्रॉल पेरिफेरी में डिपॉजिट हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिनमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो सकता है आर्टरीज के अलावा। लेकिन सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है जब ब्लॉकेज आती है। तो ब्लॉकेज के लिए ना कुछ कुछ ऐसे मतलब बोले जाते हैं कि आप ये खाएंगे तो आपके दिलों के मतलब दिल के नसों में जो गंदा खून जमा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल है, वो फ्लश आउट हो जाएगा। तो अर्जुन की छाल हो गई, अश्वगंधा हो गया, या कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स वगैरह बोले जाते हैं हर्बल कि आप अगर ये खाएंगे तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल है बैड वाला वो निकल जाएगा। है सच्चाई इस बात में? देखिए, ये आयुर्वेदिक मेडिसिन भी एक साइंस है, हाँ। तो इसको हम नकार नहीं सकते कि इन चीजों से बेनिफिट नहीं मिलता। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर हम सिर्फ इन पे ध्यान दें और लाइफस्टाइल पे ना दें करें, हाँ। या खाने पीने पे ना दें, तो कोई भी मेडिसिन, चाहे आयुर्वेदिक हो चाहे एलोपैथिक हो, काम तो एक ही है। तो अगर आप लाइफस्टाइल पे नहीं ध्यान दोगे तो सिर्फ मेडिसिन आपको नहीं ठीक कर पाएगी। करेक्ट। इसके अलावा जो प्रॉब्लम क्या आती है कि मान लो हमने डिटेक्ट कर लिया किसी को कोलेस्ट्रॉल है या हार्ट की बीमारी है और हार्ट की मेडिसिन शुरू हो गई, तो उनमें क्या होता है कि आप अलग से अगर कुछ ले रहे हो तो हमारी मेडिसिन के साथ वो इंटरैक्ट कर सकती है। अच्छा। अब मान लो कि अर्जुन की छाल है जिससे बोलते हैं कि ब्लड भी पतला होता है। हाँ। अब आप ब्लड थिनर इधर से भी ले रहे हो तो डबल पतला हो जाएगा। फिर क्या होता है कि ब्लीडिंग रिस्क बढ़ेगा। तो हम बोलते हैं कि कभी भी कंबाइन मत करो। अगर आप आयुर्वेदिक ले रहे हो तो उसी को फॉलो करो, लेकिन आयुर्वेदिक मेडिसिन भी एक प्रॉपर आयुर्वेदिक डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन से लो आप। ये नहीं कि बाजार में गए और सीधा खरीद के खाना शुरू कर। नहीं, वैसे नहीं। ठीक। और एक और बात, बहुत अच्छी बात आपने कही, इसलिए मैं ये ऐड करना चाहता हूं कि जो इंग्रेडिएंट्स हमारे किचन में अवेलेबल है और हम डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं, उनको खाने में कोई बुराई नहीं है। जैसे आप लहसुन ले लें, अदरक ले लें, या नींबू और शहद का कॉम्बिनेशन, तो इन चीजों से अगर हमारी क्लेंजिंग हो रही है तो इनको लेना चाहिए, इनको कोई मना नहीं कर सकता, क्योंकि हम ये डेली किचन में यूज भी हो रहा है। हाँ। बट कोई भी ऐसा पदार्थ जैसे कोई जड़ी बूटी हो गई या स्पेसिफिक कंपाउंड हो गया जिसको हमें खरीदना पड़ रहा है मार्केट से और हमारे किचन में रेगुलर यूज नहीं हो रहा, तो उसको बिना प्रेस्क्रिप्शन के अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। तो इस सेशन में हम लोगों ने अब तक जो भी कोलेस्ट्रॉल पर बातचीत की उससे हम आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिली होगी इसके बारे में। हम चाहते हैं डॉक्टर के जाते जाते आप एक बार ये ज़रूर बता दें कि अगर किसी ने टेस्ट कराया है, उनको लक्षण थोड़े बहुत दिखाई दे रहे हैं और टेस्ट में उनको पता चल गया है कि उनके कोलेस्ट्रॉल के वैल्यूज़ हाई हैं, बैड वाले, तो गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए उनका पहला स्टेप क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले आपको यही है कि एक तो डेली एक्सरसाइज रेजिमेंट शुरू करना चाहिए, वेट पे ध्यान देना चाहिए, खाने पीने में ध्यान देना चाहिए। तो कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर से ये कम होगा, मतलब एचडीएल बढ़ेगा जो गुड कोलेस्ट्रॉल है और बैड कोलेस्ट्रॉल कम होगा। और इसके अलावा अगर आपकी रिपोर्ट ज़्यादा ही खराब है, मतलब खराब इन द सेंस की वैल्यूज तो आपको दिख जाएंगी, बट वो रेंज से डबल या ट्रिपल की रेंज में जा रहा है, या फिर आपके अंदर कोई ऐसी डिजीज है, डायबिटीज है, थायराइड है, या फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग है, तो उस रिपोर्ट को लेके आपको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए और डॉक्टर से समझना चाहिए कि आपका रिस्क क्या है। तो हम एक रिस्क कैलकुलेट भी कर सकते हैं। आजकल कई सारे फॉर्मूलाज हैं जिनके ऊपर हम आपकी वैल्यूज, एज, कोलेस्ट्रॉल वैल्यू, फ्यूचर रिस्क, ये सब प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एक रफ प्रेडिक्शन होता है। तो अगर वो रिस्क हाई है तो हमें उसको कंट्रोल करना चाहिए। अगर रिस्क बहुत लो है तो लाइफस्टाइल पे ज्यादा फोकस करें, अगर हाई है तो दवाइयों का भी सहारा ले सकते हैं। परफेक्ट। मतलब सबसे पहले तो डायग्नोसिस करा लीजिए और अगर हो गया तो एक बार डॉक्टर से मिल लीजिए, वो आपको आपके वैल्यूज के हिसाब से बेटर बता पाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कोलेस्ट्रॉल के बारे में हमें इतनी अच्छी जानकारी बताने के लिए। आई होप आपने भी इस सेशन को एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आई एम श्योर इस सेशन के जरिए हमने आपके बहुत सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश की हो। हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया, अगर आपके मन में उस
रिलेटेड कुछ और भी सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे एक्सपर्ट के जरिए उन सभी सवालों के जवाब देने के। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम अगला जो सेशन है वो किस टॉपिक्स पर बनाएं तो उसके सजेशंस भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए फॉलो करते रहिए एनबीटी लाइव। थैंक यू।